नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद ACE ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस बुलेटिन में हमने लिया है सामान्य अध्ययन व समसामयिकी। तो देखिए, समसामयिकी से रिलेटेड जितने भी जो प्रश्न बन रहे हैं वो, और साथ ही जो सामान्य अध्ययन है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सामान्य अध्ययन के, वो भी हमने इस बुलेटिन में शामिल किए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, आवश्यक वस्तु कानून कब बनाया गया? आवश्यक वस्तु कानून कब बनाया गया? तो ऑप्शन है 1955, 1965, 1975, 1985। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1955। अब दोस्तों देखिए, ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो आवश्यक वस्तु कानून है इसमें 2020 में संशोधन किया गया, और संशोधन किया गया तो देखिए हमसे प्रश्न पूछ सकता है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून कब बना? तो आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 में बना। इस कानून के तहत अनाज है, खाद्य तेल है, तिलहन है, दाल, प्याज, आलू जैसे खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन्हें स्टॉक लिमिट से ख़त्म कर दिया गया है। केवल राष्ट्रीय आपदा के समय, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए या राष्ट्रीय आपदा आ जाए, आपदा के समय अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो अपवाद स्वरूप इन पर स्टॉक लिमिट लागू की जा सकती हैं। देखिए, इस निर्णय के बाद से कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो किसान हैं उनको उनकी मार्केटिंग में सुधार किया जा सकेगा। किसानों को आकर्षक कीमत पर वस्तु बेचने का विकल्प मिलेगा। किसान दूसरे राज्यों में भी अपने उत्पादन बेच सकेंगे। ई ट्रेडिंग कंपनी का ढांचा तैयार हो जाएगा। देखिए, ई ट्रेडिंग की अगर बात करें तो भारतीय जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुभारंभ की थी, जिसका नाम था ई नाम दोस्तों, ENAM, जरूर ध्यान रखना, ENAM, ई नाम योजना का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से किसान अपनी उत्पादित फसलों को ऑनलाइन बेच सकता है। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा कितनी कर दी गई है? रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा कितनी कर दी गई है? तो देखिए ऑप्शन है 49%, 26%, 74% और 100%। देखिए दोस्तों, रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अर्थात रक्षा क्षेत्र विदेशी निवेश को हम FDI बोल सकते हैं। तो FDI कितनी की जा सकती है हमारे यहाँ? तो 74% भारत में रक्षा के क्षेत्र में भी निवेश किया जा सकता है। देखिए, हमने ये कदम उठाया है आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर किन क्षेत्रों में? देखो तो कोयला है, खनिज है, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, वर्तमान में हमारा रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और दोस्तों रक्षा सचिव भी याद रखना है, वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार वर्तमान रक्षा सचिव हैं। अजय कुमार वर्तमान रक्षा सचिव हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 18 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाने का निर्णय कब लिया? तो ऑप्शन है दोस्तों 1963, 1973, 1983, 1993। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 1973। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है इसमें अगर हम बात करें तो देखो, भारत में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारत में क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो इसके द्वारा ये संचालित किया जाता है। ये भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। जरूर ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। देखिए दोस्तों, ये क्या कार्य करता है? तो राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है। दोस्तों जरूर ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। सन 1914 में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना था। एशियाटिक सोसाइटी का प्रथम संग्रहालय जो है कहाँ बना था? बंगाल में बनाया गया था। हाल ही में खुदाई में निकले अवशेष, हाल ही में कहाँ पर खुदाई में अवशेष निकले हैं? देखिए हर्ष का टीला थानेश्वर हरियाणा से हमें कुछ जो है खुदाई में अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें कुषाण काल से मध्यकाल तक की जो है सामग्रियाँ मिली हैं। कुषाण काल से मध्यकाल तक की सामग्रियाँ मिली हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2015 से 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं दोस्तों 17। कितने किए गए हैं? 17। देखिए दोस्तों इस प्रश्न के बारे में हम आगे बढ़ें तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग एवं भविष्य हेतु उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास कहलाता है या सतत धारणीय विकास कहलाता है। दोस्तों आपसे ये पूछे सतत विकास है या सतत धारणीय विकास क्या है, तो हम ये कह सकते हैं संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग एवं भविष्य हेतु उनके रखरखाव और संतुलन बनाए रखना ही क्या है? सतत पोषण ये विकास कहलाता है। दोस्तों इसके लिए देखिए क्या होता है कि जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए, पृथ्वी के जीवन शक्ति एवं विविधता का संरक्षण किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास, प्राकृतिक संसाधन है उनके ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार एवं अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगाया गया है? राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगाया गया है? तो 4 बार ऑप्शन है, 3 बार, 2 बार और 1 बार। दोस्तों बात हो रही है राष्ट्रीय आपातकाल की, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर ध्यान दें। यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। दोस्तों आर्टिकल हैं 352 से लेकर 360। मेरा आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है, किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो दोस्तों हम बताएंगे 352 से 360 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 18 में है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। फिर राष्ट्रीय आपात है, इसके 3 प्रकार हैं। आपातकाल कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो देखिए एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 352 में है, राज्य आपातकाल की बात करें अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल की बात करें अनुच्छेद 360 है। दोस्तों खूब बार प्रश्न आ चुका है यहाँ से, अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लागू होता है, तो हम ये बताएंगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। फिर आपसे पूछें राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, तो हम ये बताएंगे 356 के तहत राज्य आपातकाल लागू होता है। फिर अब अगला हमसे प्रश्न पूछे वित्तीय आपातकाल किस में लागू होता है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लागू होता है। तो दोस्तों थोड़ी और बात करते हैं हम संवैधानिक प्रावधानों की। आर्टिकल 352 में आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की क्या की जाती है? उद्घोषणा की जाती है। आर्टिकल 353 जो है आपात उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में बताता है। आर्टिकल 354 है, आर्टिकल का अर्थ है दोस्तों यहाँ अनुच्छेद, तो आर्टिकल 354 जो है जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राजस्व वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना, राजस्व संबंधी जो वितरण है उन उपबंधों को लागू होना। आर्टिकल 355 है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की
सुरक्षा या संरक्षा करना ये संघ का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 358 है उसमें दे रखा है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाएंगी। स्वतः क्या हो जाएंगी? समाप्त। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाता है कई बार कि भारतीय नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही स्वतः समाप्त हो जाती हैं, ये किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 358 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 359 जो है उसमें आपातकाल के दौरान भाग 3 अर्थात मूल अधिकारों का निलंबन सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। दोस्तों, आर्टिकल 359 ये कहता है कि भारतीय नागरिक हैं उनको जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, उनमें केवल 20 और 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो 20 कहता है 20 दो सीधी अधिकार है इसमें, और जो 21 है उसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है दोस्तों। फिर दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के लिए जो हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया दोस्तों? देखिए 1978 में इसमें कुछ परिवर्तन किया उन्होंने कि युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर 30 दिन के लिए आपातकाल लागू कर सकेगा। दोस्तों, इससे पहले क्या था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रपति 2 माह के लिए आपातकाल लागू कर सकेगा, परंतु 1978 में ये कर दिया गया कि युद्ध हो, चाहे बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, एक तो आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया है? यहाँ सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। जरूर ध्यान रखना है, 1978 से पहले राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता था, परंतु 1978 के बाद उस आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। दोस्तों, पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो 2 माह के लिए लागू होता था, परंतु 1978 अर्थात 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे 30 दिन के लिए लागू कर दिया गया कि प्रारंभ में ये 30 दिन के लिए लागू होगा। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत से इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाए जाने की कोई अंतिम समय सीमा नहीं है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 3 बार कब लगा? तो देखिए दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, जब भारत चीन के युद्ध हुआ था 1962 में। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1971 में, भारत पाक युद्ध। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई पर बेहतर कार्य करने हेतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्काउट भारतवंशी छात्रा को सम्मानित किया है, उसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन में नाम है दिव्या, दूसरा नाम है ज्योति, तीसरा नाम है सर्व्या और चौथा नाम है शिवांगी। दोस्तों ध्यान दें, इसका जो आंसर है वो है सर्व्या। इसका जो आंसर है वो है सर्व्या। अब देखिए दोस्तों, स्काउटिंग की बात हो रही है यहाँ, तो देखिए स्काउट एवं गाइड जो गाइड्स हैं, यह एक स्वयंसेवी गैर राजनीतिज्ञ शैक्षणिक एवं वर्दीधारी आंदोलन है। यह आंदोलन वर्ष 1907 में ब्रिटेन में सर बेडन पावेल के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, स्काउट की शुरुआत 1907 में ब्रिटेन से की गई थी और ब्रिटेन से इसे शुरू करने वाला था सर बेडन पावेल। भारतीयों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत न्यायाधीश विवियन बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, गिरिजा शंकर वाजपेयी, एनी बिसेंट एम जॉर्ज अरुंडोल के प्रयासों से वर्ष 1913 में शुरू किया गया। भारत स्काउट एवं गाइड्स संगठन बनाया गया दोस्तों 7 नवंबर 1950। भारत स्काउट गाइड्स संगठन, दोस्तों ये अभी पिछली फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। भारत स्काउट एंड गाइड्स संगठन कब बना? तो 7 नवंबर 1950 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम ने।
वर्ष 1969 ईस्वी में विश्व स्काउटिंग में अद्वितीय सेवा हेतु श्रीमती लक्ष्मी मजूमदार को विश्व स्काउटिंग के द्वारा ब्रॉन्ज वॉल्फ सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये जो सम्मानित छात्रा हैं दोस्तों सर्व्या, सम्मानित छात्रा सर्व्या आंध्र प्रदेश की निवासी हैं और वर्तमान में यह है होनोवर में चौथी कक्षा की छात्रा है तथा स्काउटिंग ट्रफ की सदस्य हैं दोस्तों। तो जरूर ध्यान रखना है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किस जो स्काउट भारतवंशी छात्रा है उसको सम्मानित किया है, तो दोस्तों नाम है सर्व्या। क्या नाम है दोस्तों? सर्व्या। दोस्तों लास्ट पर्सन जो है वो है वेम्बानाद झील। वेम्बानाद झील भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा। दोस्तों वेम्बानाद जो झील है वो है केरल में। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं केरल जो है मालाबार तट पर अवस्थित है। तो देखिए मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग में स्थित है। मालाबार तट है जो दक्षिण भारत है अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग में स्थित है। इस तट पर कई लेगून झील पाई जाती हैं। वेम्बानाद झील भी उन्हीं में से एक झील है। लेगून क्या होता है दोस्तों? देखिए लेगून की अगर हम बात करें तो समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे पानी की झील को लेगून कहा जाता है। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, लेगून क्या है? समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे पानी की झील को लेगून कहा जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो मालाबार प्रदेश है या मालाबार तट है प्रमुख रूप से उन्नत कृषि प्रदेश है। प्रमुख रूप से ये क्या है? उन्नत कृषि प्रदेश है। दोस्तों इसी मालाबार तट पर अगर हम बात करें तो आपने कभी पढ़ा होगा फूलों की वर्षा। तो फूलों की वर्षा के लिए फेमस है कर्नाटक। फूलों की वर्षा के लिए फेमस कौन है? कर्नाटक। दोस्तों आपने ये भी पढ़ा है रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। मसालों का घर कहाँ गया है? केरल को। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। दोस्तों पिछले जो बुलेटिन में आपने पढ़ा था इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, तो जरूर ध्यान रखेंगे इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। इस प्रदेश में नारियल है, सागवान है, सिनकोना है, साल है, रबड़ है, एबोनी है, रोजवुड है आदि के वृक्ष मिलते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय सीमा है हमारी, और तटीय सीमा में अगर हम कुल तटीय सीमा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो है 7516.6 किलोमीटर की। भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य अवस्थित हैं। भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य अवस्थित हैं? 9 राज्य अवस्थित हैं। 9 में से 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं और 4 राज्य पूर्वी तट पर हैं। दोस्तों अगर हम पश्चिमी तट की बात करें दोस्तों तो देखिए कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक में स्थान है मंगलोर। कन्याकुमारी से लेकर मंगलोर तक का जो तट है दोस्तों वो मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर से गोवा तक का जो तट है दोस्तों वो कन्नड़ तट कहलाता है या उसे कर्नाटक तट भी हम कह देते हैं। गोवा से मुंबई तक का जो तट है दोस्तों उसका नाम है कोंकण तट, और मुंबई से गुजरात तक का जो तट है उसका नाम है दोस्तों काठियावाड़ तट। दोस्तों आपने ये भी पढ़ा है सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो गया गुजरात। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट पर 4 राज्य अवस्थित हैं। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्यों में देखिए कौन से हैं। अगर हम बात करें पूर्वी तट पर तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है। दोस्तों पश्चिमी तट पर कौन से थे? तो देखिए केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, पश्चिमी तट पर कौन से राज्य थे? तो पश्चिमी तट पर थे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट पर कन्याकुमारी से लेकर जो कृष्णा नदी है, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी है, उनके बीच में अवस्थित तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल
तट। कृष्णा नदी से दोस्तों महानदी आती है उड़ीसा से होती हुई, तो कृष्णा नदी से महानदी के बीच का जो अवस्थित तट है उसका नाम है उत्तरी सरकार तट। और उसके बाद में अगर महानदी से हुगली नदी की हम बात करें तो वो आ जाता है उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये ऑडियो पसंद आ रहा है और मैं इनको रेगुलर बनाना चाहूँगा, आपका अगर फीडबैक अच्छा रहा तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई कमी हो, कोई पर्सन में कोई त्रुटि हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप अवगत करवा सकते हैं। दोस्तों मेरे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ACE ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज का जो चैनल बनाया हुआ है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।